हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रुचिर चौहान। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं असर्शन एंड रीजनिंग चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बच्चों ये असर्शन रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार आपके एमसीक्यूज़ असर्शन रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि डायरेक्शंस फॉर असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। ओके, इसे रब कर देता हूँ मैं। ओके, समझते हैं इसको बच्चों। देखिए, in this type of question a statement of assertion is followed by the statement of reason. Mark the correct choice as। यहाँ पर क्या होगा, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक असर्शन, और उसी को फॉलोड करता हुआ एक स्टेटमेंट दिया जाएगा रीजन। ओके, आपको यहाँ पे 4 चॉइस दी जाएंगी, उनको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है उन दोनों के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पहला क्या है, जो फर्स्ट ऑप्शन होता है आपका, यहाँ पर आप यहाँ पे देख भी सकते हो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे क्या कहा जाएगा कि असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट दिए गए, एक असर्शन और रीजन। ठीक है, एक स्टेटमेंट है असर्शन और उससे से जुड़ता हुआ एक रीजन दिया गया है, एक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि अगर मैं कहता हूँ कि राम ने रावण को मारा, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, ये हो गया असर्शन। फिर मैं देता हूँ रीजन, क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया था। तो यहाँ पे ये उसका परफेक्ट रीजन भी हो गया और दोनों ही अपने आप में स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ओके, तो ये हो गया असर्शन। अब आता अगर ऑप्शन बी होगा, तो ऑप्शन बी कैसा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं आपको हाइलाइटर। यहाँ पे क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट होंगे बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा असर्शन का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राम ने रावण को मारा, ये हो गया असर्शन, बिल्कुल बात भी सही है। अब वो कहेगा क्योंकि राम और लक्ष्मण भाई थे। अब देखो, राम और लक्ष्मण भाई हैं, उसमें कोई दोष शक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही हैं, बट राम ने रावण को मारा क्योंकि लक्ष्मण और राम भाई थे, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट तो है दोनों स्टेटमेंट, बट उसका रीजन जो है वो उसको फॉलो नहीं करता, फर्स्ट असर्शन को। ओके, सी ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, सी देख लेते हैं। सी क्या है यहाँ पे, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगर असर्शन सही है और रीजन क्या है, फॉल्स है। जैसे राम ने रावण को मारा, असर्शन हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे वो रीजन देगा कि लक्ष्मण और रावण भाई थे, तो भाई ये बिल्कुल गलत बात है, तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट आता है फोर्थ आपका, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही गलत होंगे। ठीक है, यहाँ चौथा ऑप्शन भी बन सकता है कि यहाँ पर असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ये ऑप्शन भी बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हम लोग। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, असर्शन क्या है हमारा, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल बात सही है। और रीजन क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट अराइजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट अराइजेज मतलब प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। हाँ, ये भी बात सही है, बट जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को फॉलो नहीं करता। ठीक है भाई, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स, तो इसका इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बट इंडिविजुअली बहुत ही करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा आपका, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी एंड डी। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो इसको मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन 2 क्या है हमारा, असर्शन
स्टेटमेंट देखते हैं असर्शन का। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। ठीक है, बात सही है कि इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता। रीज़न क्या दे रखा है, इंसुलेटर्स हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। बिल्कुल बात सही है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री चार्ज नहीं होते, इसीलिए तो वो करंट को फ्लो करने नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पे असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, असर्शन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक वायर डिक्रीजेज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। ओके, क्या कह रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक वायर क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। क्या कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट रीजन देखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर्स डिक्रीजेज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक वायर डिक्रीज। असर्शन क्या कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करती है, मेटालिक वायर्स की डिक्रीज कर जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और रीजन क्या कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर्स डिक्रीजेस। तो ये भी बिल्कुल बात सही है, बट यहाँ पर असर्शन जो मतलब जो सॉरी रीजन दिया हुआ है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके ओके, देखिए यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है डिक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जब जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज कर जाएगा, और जैसे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे असर्शन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कह रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल बात सही, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा करंट होगा, सही बात है। रीजन क्या दे रखा है इसमें, एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करेगी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीजेज। नहीं भाई नहीं, जैसे ही आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज करती है बच्चों, देखिए यहाँ पर जो करंट मतलब जो भी कोई कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं किसकी वजह से, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। यहाँ पे तो जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी मतलब जितनी तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ेंगे मूव करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा करंट होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये जो रीजन दे रखा है बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, सी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है आपका, यहाँ पे देख लेते हैं। असर्शन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज 0। फिर से बोल रहा हूँ मैं, असर्शन द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर 0। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। जो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है कंडक्टर के अंदर, 0 होती है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम ओरिएंटेड। हाँ बिल्कुल बात सही है यहाँ पे बच्चों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसमें कैसे मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल ही रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनकी नेट वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो नेट वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, तो डायरेक्शन, तो यहाँ पर क्या है, जो असर्शन है उसको बिल्कुल ये सही, इसका सही रीजन है जो कि उसे करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। ओके, चलिए इसे रब कर देते हैं, रबर। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। असर्शन क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल। क्या कह रहा है, अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बिकम्स हाफ। कह रहा है अगर लेंथ बढ़ा देते हैं, दुगनी करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाती है ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अनचेंज, मतलब पोटेंशियल में चेंज नहीं कर रहे। अब रीजन क्या कह रहा है कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। बिल्कुल बात सही है बच्चों ये, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर होगा ए। क्यों होगा यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है यहाँ पे
कि वी डी बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है ई ई अपॉन एम मल्टीप्लाई बाई टाउ टी। यहाँ पे क्या है रिलैक्सेशन टाइम। अब यहाँ पे बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों वी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द वायर, तो वी अपॉन एल, या आप लेंथ ऑफ द वायर को कैपिटल उससे लिख लीजिए कैपिटल, सॉरी v डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पर क्या ले सकते हो, और यहाँ पे v की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे ये जो v है दिया हुआ, थोड़ा सही नहीं चल रहा है ठीक है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या दे रखा है बच्चों, ये ऐसे v दे रखा है यहाँ पे ना, तो इस v की सॉरी v दे रखा है ना, सॉरी ये तो गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट बच्चों, ये रहा, ये जो e दे रखा है ना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, आज ये थोड़ा सही नहीं चल रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इसकी जगह हमने क्या ले लिया बच्चों, अच्छा सही नहीं चला, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या ले लिया v अपॉन एल, ओके। तो यहाँ पे v अपॉन एल लिख लिया। अब देखो यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि वी डी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप लेंथ दुगनी करोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ओके। तो क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 क्या है हमारा, देख लेते हैं, पहले मैं ये रब कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं बच्चों। Assertion: material used in construction of standard resistance is एक मिनट, ठीक है। मटेरियल यूज्ड, क्वेश्चन नंबर 7 की बात चल रहे हैं, असर्शन पढ़ रहा हूँ मैं। मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंटेन एंड मैंगनीन। कह रहा है भाई जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है, कांस्टेंटेन एंड मैंगनीन का। रीजन क्या दे रहा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंटेन एंड मैंगनीज इज वेरी स्मॉल। मतलब ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बच्चों यहाँ पे लगभग 0 के करीब होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बिल्कुल असर्शन और रीजन करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। Assertion: kilowatt hour is the commercial unit used for expressing consumed electrical energy। ठीक है, किलोवाट आवर किसकी यूनिट होती है बच्चों, एनर्जी की यूनिट होती है, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या दे रखा है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ना इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट तो नहीं है ये, इलेक्ट्रिक पावर की तो किलोवाट हो जाती है या वाट हो जाती है, तो रीजन बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। असर्शन क्या दे रखा है, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस, देख लेते हैं, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, हीटर वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ओके, रखता भी है। इफ रीजन क्या दे रखा, इफ रेजिस्टेंस इज हाई द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी विल बी लेस। ठीक है, स्टेटमेंट सही है बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। असर्शन क्या है यहाँ पे, इट इज़ एडवांटेजियस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज। रीजन क्या दे रखा है, हाई वोल्टेज इम्प्लाइज हाई करंट, ओके। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इफ़ इट इज़ एडवांटेजेस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर पावर आपकी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पावर जो है आपकी P इक्वल टू वी आई है, वी आई है यहाँ पे, ठीक है, और पावर हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो पावर क्या होगी यहाँ पे कांस्टेंट, तो इसका मतलब V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है ना, अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगी, क्वेश्चन 10th में कह रहा है इट इज़ एडवांटेजेस टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक पावर एट हाई वोल्टेज, तो वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा, और अगर करंट कम होगा तो यहाँ पर पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कम होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कह सकते हो यहाँ पे कि हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है हाई वोल्टेज इम्प्लाई हाई करंट, नहीं, हाई वोल्टेज होगा तो लो करंट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे कह सकते हो रीजन जो है इनकरेक्ट है, और ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, ओके। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इसे रब कर देते हैं बच्चों, ओके। क्वेश्चन आ जाते हैं हम यहाँ पर 11th पे, क्या है 11th क्वेश्चन हमारा, असर्शन
दो द सेम करंट फ्लोज through the line wire and the filament of the bulb, but heat produced in the filament is much higher than that of the line wire. ओके ठीक है, ये कह रहा है कि भैया लाइन एक वायर और एक फिलामेंट बल्ब का है, तो यहाँ पे दोनों में सेम करंट फ्लो कराया जाता है, पर यहाँ पे देखा जाता है कि लाइन वायर में कम हीट प्रोड्यूस होती है और फिलामेंट में ज़्यादा होती है. रीजन क्या दे रखा है? फिलामेंट ऑफ बल्ब इज़ मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है, रीजन एकदम करेक्ट है. हम सभी जानते हैं बच्चों, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस पर. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस वायर में उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. फिलामेंट का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन बनता है. ओके, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसे रब कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर. ओके, क्वेश्चन 12 क्या है? द करंट इन ए वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए डेफिनेट डायरेक्शन. ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड. देखो करंट ये क्या कह रहा है, असर्शन क्या कह रहा है? द करंट इन ए वायर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. बिल्कुल बात सही है. रीजन क्या दे रहा है? ए करंट कैरिंग वायर शुड बी चार्ज्ड. अब देखिए यहाँ पे शुड बी चार्ज का मतलब क्या है कि करंट, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए. भाई यहाँ पे चार्ज का कोई मतलब नहीं है. जिसमें करंट फ्लो भी करता है वो चार्ज नहीं होता बच्चों, वो न्यूट्रली कह सकते हो आप उसको, क्योंकि जितने प्रोटोन होंगे उसके अंदर उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो है तो न्यूट्रली. तो यहाँ पर रीजन बिल्कुल गलत है और यहाँ पे ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है कि असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं बच्चों. 13 क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. बच्चों स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टिविटी ही होती है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ मटेरियल यूज. मतलब एरिया के ऊपर बात कर रहा है. रीजन क्या कह रहा है? व्हेन द रेडियस ऑफ द कॉपर इज डबल्ड इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड. अब क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बिल्कुल बात सही है. रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रजिस्टिविटी कहते हैं और रजिस्टिविटी भाई डायमेंशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, मतलब लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती. रीजन क्या कह रहा है कि व्हेन द रेडियस ऑफ द कॉपर वायर इज डबल, ओके, देन इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज. तो भैया ये बिल्कुल गलत बात है, रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो रीजन यहाँ पे रॉन्ग है और ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाता है आपका. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे. असर्शन क्या है? बेंडिंग ए वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. बात बिल्कुल सही है. अगर कोई वायर है और उसको वो अगर आप मोड़ भी दोगे तो भी कोई फर्क उसके रेजिस्टेंस पे पड़ने वाला नहीं है. रीजन क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी ऑफ वायर. हाँ बिल्कुल बात सही है. रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं. हम कहते भी हैं, देखो किसी का अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पर दोनों करेक्ट तो हैं, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं है. तो यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट बनता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं बच्चों. असर्शन क्या दे रखा है? द कनेक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर. बिल्कुल सही है. एंड रीजन क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई. बिल्कुल सही बात है भाई, कॉपर के इसीलिए बनाए जाते हैं वायर्स क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है. तो असर्शन रीजन बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ऑप्शन यहाँ पर ए एकदम ही सही है. नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. असर्शन क्या है बच्चे यहाँ पे? टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल इज ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द सेल. बिल्कुल बात सही है. चार्जिंग के समय पे टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ी होती है. रीजन क्या दे रखा है? EMF ऑफ ए सेल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज. ऐसा नहीं है. EMF कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज से हमेशा बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता. ये कब बड़ी होती है? ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. और जब चार्जिंग होता है तो EMF छोटी होती है टर्मिनल वोल्टेज से. तो ये रीजन गलत है और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. असर्शन क्या है बच्चे यहाँ पे? वोल्टेज इज नॉट प्रोपोर्शनल टू करंट इन केस ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस. ओके, बात बिल्कुल सही है. नॉन ओमिक में वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल नहीं होते. रीजन क्या दे रखा है? वोल्टेज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट एज पर ओम्स लॉ. हाँ ये बात तो सही है, बट यहाँ पर ये असर्शन को जस्टिफाई नहीं करता. ठीक है, दोनों इंडिविजुअल स्टेटमेंट सही हैं. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम ही करेक्ट है. ठीक है, तो क्वेश्चन 17 भी हो गया. आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों. 18 क्या है हमारा? बल्ब्स ऑलवेज फ्यूज व्हेन दे आर स्विच्ड ऑफ. व्हेन दे आर स्विच्ड
ऑफ। कह रहा है कि जब स्विच ऑफ करा जाता है बल्ब तब वो फ्यूज हो जाता है। क्या ऐसा होता है? खुद बताओ बच्चों। देखिए जब भी आप बल्ब को ऑन करते हैं तभी फ्यूज होता है, जब स्विच ऑफ करते हैं तब बल्ब फ्यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे असर्शन ही गलत हो गया। रीजन क्या दे रखा है? यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए, WHEN है। व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑफ एट दैट इंस्टेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। देखिए यहाँ पे स्विच ऑफ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं करता। हाँ, जब आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इंक्रीजेस कह रहा है। ठीक है, जब ऑन करेंगे तब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हीट होगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जब भी बल्ब आप देखोगे, जब आप स्विच ऑन करते हो तब वो फ्यूज होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब बार बार आप ऑन करते हो तो कुछ समय के बाद फिलामेंट कमज़ोर हो जाता है और पतला हो जाता है। उसके बाद वो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो टूट जाता है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही एकदम इनकरेक्ट हैं और यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। चलिए, असर्शन, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच टू 3 टाइम्स इट्स लेंथ इट्स रेजिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स। बिल्कुल बात सही है। चलिए देखते हैं अभी फिलहाल। रीजन क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। बिल्कुल बात सही है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर के। देखो आप एक बात देखो बच्चों, देखिए यहाँ पे मैंने रीजन दे रखा है, सॉरी यहाँ पे आंसर आपको दे रखा है ए होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये आप देख सकते हो। इसमें क्या कह रखा है मैंने? वॉल्यूम ऑफ रीजन, मतलब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके आंसर की। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑन स्ट्रेचिंग रिमेन सेम। देखो वॉल्यूम उसका सेम ही रहना है, आप इसने स्ट्रेच भी कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखा? एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब जो उसका एरिया होगा और जो लेंथ होगा तभी तो वॉल्यूम बनेगा, कॉन्स्टेंट रहता है। अब व्हेन लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स, अगर आपने लेंथ तिगनी कर दी तो वो एरिया क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब लेंथ तो तिगनी कर दी और एरिया क्या कर दिया? 1/3। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 टाइम्स। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9 टाइम्स। तो ईजी है यहाँ पे। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन बिल्कुल ही यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बनता है रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं बच्चों। क्योंकि वीडियो भी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। असर्शन क्या है यहाँ पे? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। बिल्कुल बात सही है, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। ठीक है, रीजन क्या दे रखा है? द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बात गलत है बच्चों, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो यहाँ पे असर्शन तो सी ठीक है, बट रीजन क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ए पोटेंशियोमीटर ड्रॉ नो करंट वाइल मेजरिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, बिल्कुल बात सही है, पोटेंशियोमीटर में से कोई करंट ड्रॉ नहीं होता जब वो ईएमएफ मेजर करता है। बिल्कुल बात सही है। रीजन क्या दे रखा है? वोल्ट मीटर इज मच बेटर देन पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरिंग द ईएमएफ। नहीं भाई, वोल्ट मीटर से जब आप मेजर करोगे तो थोड़ा सा एरर आता है, बट पोटेंशियोमीटर से नहीं आता, इसलिए वो पोटेंशियोमीटर बेटर है ना कि वोल्ट मीटर। तो रीजन इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। असर्शन क्या है? व्हेन n सेल्स, असर्शन क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप। व्हेन n cells each of internal resistance r are arbitrarily connected in series, okay, n number of cells है, उनका internal resistance r है और कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। the total resistance of the cell become मे बी जीरो। क्या है? टोटल रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। भाई कैसे हो जाएगा? सीरीज में आपने कनेक्ट किए तो एन आर हो जाएगा, ना कि जीरो हो जाएगा। ओके, रीजन क्या रखा था? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ सेल कनेक्टेड इन द सर्किट। नहीं भाई, पोलैरिटी पे डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होने वाला है? डी होगा, क्योंकि यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। अब आ जाइए 23 पे, असर्शन पे। इलेक्ट्रोलाइट आर मोर कंडक्टिंग देन मेटल्स। नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स लेस कंडक्टिंग होते हैं मेटल से। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स धीरे भागते हैं, भारी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स तेज भागते हैं तो ज़्यादा आपके कंडक्टिंग होते हैं। रीजन क्या देखा? आयंस मूव फास्टर देन इलेक्ट्रॉन। नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स मूव फास्टर देन आयंस। ओके, आयंस भारी होते हैं तो धीरे भागते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं बच्चों। असर्शन क्या है? ए वोल्ट मीटर एंड एमीटर कैन बी यूज्ड टुगेदर टू मेजर रेजिस्टेंस बट नॉट पावर। ठीक है, कह रहा है कि वोल्ट मीटर और एमीटर से हम क्या यूज़ कर सकते हैं? रेजिस्टेंस, बट पावर मेजर नहीं कर सकते। रीजन क्या दे रहा है यहाँ पे? कि रेजिस्टेंस एंड पावर बोथ आर प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड करंट। कह रहा है कि दोनों ही प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज एंड करंट के। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं और ये ऑप्शन होगा डी। कैसे होगा? R इक्वल टू वी अपॉन आई।
आप सभी जानते हो यहाँ पे कि R इक्वल टू वी अपॉन आई। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखिए वोल्टेज को दुगना करोगे तो ऑटोमेटिकली करंट भी दुगना हो जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इस तरीके से रजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वोल्ट मीटर एंड एमीटर कैन बी यूज टू मेजर द, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीजन देख लीजिए यहाँ पे, रेजिस्टेंस एंड पावर आर बोथ प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड करंट। नहीं भाई, वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल नहीं है, ना तो रेजिस्टेंस ना तो पावर। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहता है, वो प्रोपोर्शनल कैसे हो गया? ठीक है, वोल्टेज और करंट से रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है, तो यहीं पे स्टेटमेंट गलत हो गया रीजन। असर्शन में देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्ट मीटर एंड एमीटर कैन बी यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस एंड नॉट पावर। भैया पावर भी तो मेजर कर सकते हो आप, भाई वोल्ट मीटर से आप वी निकालोगे वोल्टेज, और एमीटर से आप करंट निकालोगे, और पावर का फॉर्मूला सभी जानते हैं, पावर बराबर वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, तो दोनों निकल गए। इसका मतलब हम पावर भी तो मेजर कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट एकदम फॉल्स हैं। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस क्लास का। ठीक है, तो असर्शन क्या है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है, असर्शन क्या है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। नहीं भाई, ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता। रीजन क्या दे रखा है, ओम्स लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ। नहीं, ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है, एक प्योरली एम्पेरिकल फॉर्मूला है, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऐसा कह सकते हो। ये प्रैक्टिकल बेसिस पे एक फॉर्मूला बनाया गया है जो हर जगह वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो ओम्स लॉ नॉट ओबेड बाय, देखो ओम्स लॉ में पता है डायोड भी ओबे नहीं करते, बल्ब्स भी ओबे नहीं करते, सुपर कंडक्टर भी ओबे नहीं करते, तो इसलिए एक यूनिवर्सल लॉ ये नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग हैं, इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों कैसा लगा वीडियो बिल्कुल आप यहाँ पे बताएं, और अगर कोई डाउट है तो बिंदास होके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।